हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। और जो आज का क्वेश्चन है वो 8 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू एन इंस्ट्रक्शन अ मिक्सचर ऑफ कलर एंड टर्पेंटाइन कंटेनिंग हाफ पार्ट ऑफ ईच इज परफेक्ट फॉर पेंटिंग अ वॉल। A painter is provided a mixture, 13 parts of which are color and 15 parts are turpentine. How much mixture drawn off and replaced with colors so that the mixture become perfect? एक निर्देश के अनुसार रंग और तारपीन का मिश्रण जिसमें प्रत्येक का आधा भाग होता है दीवार को रंगने के लिए एकदम सही है। एक चित्रकार को एक मिश्रण प्रदान किया जाता है जिसके 13 भाग रंग के होते हैं और 15 भाग तारपीन के होते हैं। मिश्रण का कितना भाग निकालकर रंग से बदल दिया जाता है ताकि मिश्रण सही हो जाए। समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? तो देखिए कैसे करना था। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो एक मिक्सचर है बच्चे, उस मिक्सचर में क्या होता है तो कलर होता है और तारपीन होता है। आप समझते हैं जब पेंट किया जाता है तो उसके साथ एक लिक्विड मिलाया जाता है जिसे टर्पेंटाइन या फिर तारपीन कहते हैं। तो उसका एक प्रॉपर रेशियो होता है, मिलाने का एक प्रॉपर रेशियो होता है। तो जो प्रॉपर रेशियो कहा गया था इसमें वो क्या होना चाहिए, आधा आधा होना चाहिए। तो 50% होना चाहिए कलर का और 50% होना चाहिए तारपीन का। ऐसा करना था, ऐसा है नहीं। तो जो मिक्सचर है बच्चे, जो मिक्सचर है उसे समझते हैं। जो मिक्सचर है या फिर जो मिश्रण है इसे देखो, इसमें जो कलर है बच्चे, जो रंग के लिए कहा गया, और जो तारपीन है, नहीं जो तारपीन है इसका रेशियो हमें दिया गया। ये कितना भाग होता है बच्चे तो 13 भाग। रंग के लिए कहा गया 13 भाग और तारपीन के लिए कितना बच्चे 15 भाग। समझ पा रहे हैं, 13 और 15। तो अभी मुझे आप बताओ ये दोनों आधा आधा है क्या? टोटल जरा प्लस करो, टोटल कितना हुआ बच्चे? पूरा मिश्रण कितने रेशियो को शो कर रहा है बच्चे? कंप्लीट 28 को। तो इस 28 में से 13 क्या है कलर का और 15 क्या है बच्चे तारपीन का, टर्पेंटाइन का। तो इसको यदि हमें आधा आधा करना था, हाफ हाफ बनाना था, तो हाफ हाफ बनाने का मतलब क्या हुआ, इस 28 में से 14 मुझे यहाँ चाहिए और 14 मुझे यहाँ चाहिए, तभी जाके ये हाफ हाफ बनने वाला है। नहीं, हाफ हाफ ऐसे बनाया जा सकता है। तो देखो करेंगे क्या हम, ये जो टर्पेंटाइन है, तारपीन है, इसमें से मुझे कुछ विड्रॉन करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह भी रहा है कि मिश्रण का कौन सा हिस्सा निकाला जाए, फिर वही मिलाया जाए। एक प्रॉपर पार्ट मुझे इसमें से निकालना है, फिर उसी को मिलाना भी है। लेकिन मिलाने वक्त वो जो हिस्सा है वो क्या होगा बच्चे, कलर का। समझ पा रहे? तो हमें करना क्या है, टर्पेंटाइन को, तारपीन को मुझे निकालना पड़ेगा मिक्सचर से बाहर निकाल के, फिर उसके बदले में क्या रखना है बच्चे, कलर रखना है। तो देखो इस कलर में तो दो चीजें हो रही है। जब भी आप मिश्रण से कुछ भी निकालते हैं, जैसे दूध और पानी का मिश्रण है, मिक्सचर है, उसमें से मान लो यदि आपको कोई सा भी हिस्सा आपने मिश्रण का निकाला तो दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ आप पानी निकाल दो या सिर्फ दूध को निकाल ले वहां से। नहीं, जो मिश्रण है दूध और पानी का, जब उस मिश्रण में से हम कुछ भी निकालते हैं तो दोनों पार्ट निकलेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। जब इसमें से आप बाहर निकालोगे तो रंग का हिस्सा भी और तारपीन का भी हिस्सा, दोनों हिस्सा निकलेगा। लेकिन जब दोबारा हम रिप्लेस करेंगे उस वक्त सिर्फ मुझे रंग देना था, कलर देना था, जिससे ये हाफ हाफ हो जाए। तो करना कैसे होता है बच्चे, क्वेश्चन करना बहुत सरल है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्लस भी हो रहा है, पहले तो माइनस होता है, कलर हम निकालेंगे भी, फिर कलर हम रखेंगे भी, दो काम हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है बच्चे, सिर्फ माइनस हो रहा है। नहीं, हम निकाल तो रहे, मिला नहीं रहे, तो एक ही प्रोसेस हुआ। यहाँ दो प्रोसेस है, निकालना भी हो रहा है और रखना भी हो रहा है। तो यहाँ से हम आंसर नहीं बता सकते। हाँ, यहाँ से आप जरूर बता सकते हो, क्योंकि 15 से 14 हुआ, 15 अनुपात से 14 अनुपात हुआ और सिर्फ निकाला जा रहा है, रखा नहीं जा रहा है। रखना मुझे क्या होता है उसमें बच्चे, कलर रखना होता है। तो जो पार्ट निकाला गया बच्चे वो 15 से 14 होने का मतलब है हमने इसमें से कितना निकाला, 1 यूनिट। 1 यूनिट हम निकाल रहे हैं, और किस में से बच्चे तो 15 में से, तो 1/15। समझ पा रहे? तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए बच्चे, 1/15। इज इट क्लियर? और इस पे जो प्रभाव पड़ेगा, मिश्रण का ये रूल कहता है कि एक एलिमेंट पे जो प्रभाव पड़ेगा, एक कंपोनेंट पे जो प्रभाव पड़ रहा है वही सब पे पड़ेगा बच्चे। तो यदि हमने 1/15 भाग टर्पेंटाइन का निकाला तो इसका मतलब मिश्रण का भी कितना भाग निकाला हमने, 1/15। और जो कलर हमने मिलाया वो भी कितना बचे, 1/15। समझ पा रहे हैं? तो ये इसका आंसर है। जब मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन अलग से पढ़ाऊंगा तो उसके बेसिक में हम लोग और समझेंगे।
ठीक बच्चे, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In an examination of 100 marks, 40% of the students scored 50 marks above the passing marks. 33 fraction 1 by 3% of the remaining students scored 32 marks above the passing marks, and the remaining student scored an average of 40 marks. If the average marks of all the student is 62.4, then find the percentage of passing marks. 100 अंकों की एक परीक्षा में 40% छात्रों ने उत्तीर्ण अंकों से 50 अंक अधिक स्कोर किए। शेष छात्रों में 33 सही 1/3% ने उत्तीर्ण अंकों से 32 अंक अधिक स्कोर किए तथा शेष छात्रों ने औसतन 40 अंक स्कोर किए। यदि सभी छात्रों के औसत अंक 62.4 है तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। समझ पा रहे? तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन करना है। ठीक बच्चे, देखो कितने अंकों की परीक्षा होती है बच्चे? 100 अंकों की। तो जो टोटल मार्क्स है बच्चे, ये मुझे पता था 100, कुल अंक 100 है। और जो टोटल स्टूडेंट है बच्चे ये नहीं दिया गया, इसे हम लोग मान लेते हैं। जो कुल छात्रों की संख्या है, कुल छात्रों की संख्या हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो 100 स्टूडेंट है बच्चे, इसमें 3 तरह के स्टूडेंट हैं। पहला स्टूडेंट पहले टाइप का, दूसरे टाइप का स्टूडेंट और थर्ड कैटेगरी। 3 कैटेगरी में स्टूडेंट को बांटा गया। जो फर्स्ट कैटेगरी था, अच्छा एक चीज और, जो पासिंग का मार्क्स है बच्चे, जो पासिंग का नंबर है, पासिंग मार्क्स, इसे मैं x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। यही मुझे पासिंग का परसेंटेज चाहिए था तो मैंने उसको x मान लिया। तो देखो जो फर्स्ट कैटेगरी था बच्चे, उस फर्स्ट कैटेगरी में क्या कहता है, 40% छात्रों ने। तो यदि मैं 100 स्टूडेंट का 40% निकालूंगा तो यहाँ कितने छात्र आएंगे बच्चे? 40। समझ पा रहे हैं? ये क्या है बच्चे? तो नंबर है, ये हम लोग संख्या निकाल रहे हैं। ये 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए, क्योंकि 100 का 40% निकाला। फिर बच्चे देखो 100 का 40 यदि हम 40% निकाल चुके हैं तो रिमेनिंग कितने स्टूडेंट बचे? 100 में से 40 स्टूडेंट हमने यहाँ रख लिए, 40 स्टूडेंट यहाँ रख लिए, तो रिमेनिंग कितना बचा बचे? 60 स्टूडेंट। और उस 60 का जो शेष स्टूडेंट रह गए उसका कौन सा परसेंट बचे? तो 33 फ्रैक्शन 1/3%। जो शेष छात्र रह गए उसमें से 33 से 1/3% को मुझे यहाँ रखना होता है। तो 33 फ्रैक्शन 1/3 का मतलब होता है बच्चे 1/3। यदि आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा बच्चे? 1/3। कैसे? तो 333 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 प्लस करोगे, तो ये आपको क्या मिलने वाला है? 100/3%। और यदि परसेंट को और सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ 100 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको पता होगा 33 फ्रैक्शन 1/3% कितना होता है? तो 1/3 होता है। समझ पा रहे? तो मुझे इसका 1/3 निकालना था। तो 60 का यदि मैं 1/3 निकालता हूँ तो 3 से बच्चे ये 20 टाइम्स में गया और मुझे यहाँ कितना स्टूडेंट मिला? 20। तो फर्स्ट कैटेगरी में 40 स्टूडेंट, सेकेंड कैटेगरी में कितने स्टूडेंट बचे? 20। 40 और 20 कितना होता है? 60 हो गया। टोटल आपने 100 स्टूडेंट माने थे, तो थर्ड कैटेगरी में हमें कितने स्टूडेंट रखने पड़ेंगे बच्चे? यहाँ भी 40। 100 में से 40 प्लस में 20, 60 को माइनस कर दो। अब हम लोग बच्चे मार्क्स की तरफ चलते हैं। अभी तो नंबर हम लोगों ने डिसाइड किया, अब मार्क्स के बारे में देखो। जो मार्क्स हैं, जो अंक है बच्चे, उसको समझते हैं। ये जो फर्स्ट कैटेगरी था, इस फर्स्ट कैटेगरी में स्टूडेंट को कितने मार्क्स आते हैं बच्चे? पासिंग से 50 अंक अधिक, उत्तीर्ण से 50 अंक अधिक। तो उत्तीर्ण का अंक यदि मैं x मान रहा था तो बच्चे यहाँ के मार्क्स कितने हो जाएंगे? x प्लस में 50। समझ पा रहे? यहाँ मार्क्स कितना बनने वाला है बच्चे? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो मार्क्स है वो पासिंग से कितना बच्चे? उत्तीर्ण अंकों से 32 अंक अधिक, यानी कि यहाँ पर मुझे x प्लस में 32 ऐसा देना पड़ेगा। और जो रिमेनिंग थर्ड कैटेगरी है बच्चे, वहां प्रत्येक स्टूडेंट को कितने मिल रहे थे? तो 40। इज इट क्लियर? और इस तरीके से यदि हम टोटल का एवरेज फाइंड करें कि कुल मिलाकर सबको कितना मिला बच्चे, तो सबको के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए एवरेज क्या होता है? तो 62.4। ये वो एवरेज है जो 100 स्टूडेंट का है। 100 छात्रों का यदि पूरे क्लास का निकाला जाता तो एवरेज कितना होता? 62.4। समझ पा रहे? 62.4 औसत अंक है। तो देखो बच्चे, यहाँ ये भी औसत अंक है, ये भी औसत है, ये भी औसत है। इसका मतलब 40 छात्रों में से प्रत्येक छात्रों ने x प्लस 50 मार्क्स लिए, और 20 छात्रों में से प्रत्येक ने x प्लस 32 मार्क्स लिए, और फिर 40 छात्रों में से प्रत्येक ने 40 अंक लिए। और टोटल यदि देखा जाए तो टोटल 100 स्टूडेंट में सभी के पास कितने मार्क्स जा रहे हैं बच्चे? 62.4। तो अब यहाँ से हम लोग टोटल मार्क्स निकालेंगे। तो देखो बच्चे, यहाँ टोटल मार्क्स निकालो।
सभी स्टूडेंट को टोटल मार्क्स कितने आए होंगे जरा उसको फाइंड करें। तो बच्चे यहाँ 40 स्टूडेंट और यहाँ x प्लस में 50, तो नंबर से एवरेज को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल मार्क कितना हो जाएगा 40 इंटू में x प्लस 50। समझ पाए, ये फर्स्ट कैटेगरी का टोटल मार्क्स। सेकेंड में बच्चे 20 स्टूडेंट था और x प्लस 32 मार्क्स है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या करोगे, 40 इंटू में 40 करोगे, 40 स्टूडेंट सभी के 40 मार्क्स। और फिर फाइनल यदि इन सभी को प्लस कर दे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे, 100 स्टूडेंट और सबका एवरेज 62.4। तो मैं इस 100 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 62.4 से। समझ पा रहे। अब जरा सिंप्लीफाई करो, कुछ कॉमन है तो उसे हटा दो बच्चे। तो देखो 20 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 20 से 2 बार में जाएगा, 20 से 1 बार में जा रहा है, और 20 से 2 टाइम्स गया, और 20 से ये 5 टाइम्स गया। प्लस में था लेकिन यदि सब में आप कैंसिल आउट कर सकते हैं तो है ऐसा संभव। 20 से मैंने सभी को काट दिया बच्चे। अब देखो फाइनली बचा क्या अपने पास, 2 इंटू में x प्लस 50, इसका मतलब क्या है बच्चे, 2x प्लस 100, 2x प्लस में 100 ऐसा बच रहा है। समझ पा रहे हो, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस में 32। फिर इसके बाद बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 ऐसा आने वाला है। समझ पा रहे हो, तो इसको एक बार प्लस करके देखना तो कितना आता है। यदि बस इसको प्लस कर लिया जाए तो 2s और x कितना बचे, 3x नहीं, और प्लस में कितना 80 और 32, 112 100 यानी कि 212। और ये किसके इक्वल हुआ बच्चे, तो 5 इंटू में, इसको तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, अब कर रहा हूँ बच्चे। तो 5 से 4 20 करोगे खत्म हो जाएगा, 5 से 2 10 2 12 और 31, तो 312। तो 3x प्लस में 212 कितना है बच्चे, 312 आया। समझ पा रहे। अब यहाँ से हम लोग 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 3x कितना मिलने वाला है, 312 माइनस में 212 इक्वल टू में 100। समझ गए। तो ये तो बच्चे 3x का वैल्यू आया, 3x इक्वल टू में 100। जो पास होने का मार्क्स था वो तो x था, मुझे x चाहिए, तो x कैसे फाइंड करोगे। ये जो बच्चे 100 है, इस 100 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 3x था, 3x का वैल्यू 100 आ रहा है नहीं, तो x की वैल्यू 100/3। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो कितना होगा बच्चे, 33 सही 1/3। समझ पा रहे। और टोटल मार्क्स तो आपने पहले से ही 100 माने थे, तो यदि टोटल 100 में से किसी को पास होने के लिए 33 सही 1/3 नंबर चाहिए, तो 100 का यदि बेस पहले से है तो यही परसेंट हो जाएगा बच्चे, और उसको पास होने के लिए टोटल कितने मार्क्स चाहिए, तो 33 फ्रैक्शन 1/3%। समझ पा रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, इतना आपको पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक बच्चे, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Ravi and Ramya got married 9 years ago when the age of Ramya was 20% less than the Ravi. 4 years from now, the age of Ramya will be only 10% less than Ravi. Now they have 6 children, including a single, twins and triplets. The ratio of their ages is 2:3:4 respectively. What can be the maximum possible value of present age of his family? रवि और राम्या की शादी 9 साल पहले हुई थी, जब राम्या की उम्र रवि से 20% कम थी। अब से 40 साल बाद राम्या की उम्र रवि से केवल 10% कम होगी। अब उनके 6 बच्चे हैं, जिनमें एकल, जुड़वा और तिरवा बच्चे शामिल हैं, और उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। उनके परिवार की अधिकतम संभव वर्तमान आयु क्या हो सकती है। समझ पा रहे, मैक्सिमम एज पूछा गया था, तो आप तब तक इस क्वेश्चन को समझे और कोशिश करें करने का। ठीक है, फिर मैं कराता हूँ। ठीक बच्चे, देखो 9 साल पहले हुई थी शादी, तो मुझे क्या पता बच्चे, 9 इयर्स अगो का 9 वर्ष पहले का मुझे पता होता है। 9 वर्ष पहले जो रवि और राम्या है, रवि को मैं यहाँ RV और राम्या को मैं RM से रख लेता हूँ नाम। ठीक है बच्चे, रवि और राम्या, V और M से मैंने डिफरेंस कर दिया। तो 9 वर्ष पहले कहा गया कितना, राम्या की उम्र कितना कम होता है बच्चे, 20% कम थी। तो यदि रवि को 100 मान लिया जाए तो 20% कम होने का मतलब यहाँ 80 होगा। नहीं, 20% मैंने कम कर दिया, इसीलिए 100 माना था। अब जरा सिंपल रेशियो बनाओ, 20 से बच्चे 5 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा, तो कैसा रेशियो बना, 5:4 का। समझ पा रहे। तो ये 9 वर्ष पहले की, लेकिन 9 ईयर्स को जब भी आपसे कहा जाएगा तो इसका मतलब प्रेजेंट कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है बच्चे, यहाँ बीच में क्या होना चाहिए, एक वैल्यू अपने पास प्रेजेंट का आएगा, वर्तमान का आएगा। नहीं, वर्तमान से 9 वर्ष पहले की बात हो रही थी। अब देखो क्या कहते हैं बच्चे, 4 वर्ष आगे, अब से 4 साल बाद। तो अब से 4 साल बाद का मतलब प्रेजेंट से 4 वर्ष आगे,
तो अब मुझे 4 ईयर्स हेंस को चेक करना है, नहीं 4 वर्ष बाद। देखो बच्चे, जो 4 वर्ष बाद का रेशियो होता है उसके लिए कहा गया कि 10% कम है, सिर्फ 10%। तो यदि मैं इसे 100 मानूं तो इसको बच्चे 90 मानना पड़ेगा। 10% कम करने का मतलब 100 के बेस पे 10 ही कम होने वाला है। तो ये रेशियो कैसा मिलेगा मुझे बच्चे? 10:9। इज इट क्लियर? समझ पा रहे? तो कैसा अनुपात मिला बच्चे? 10 और 9 का। अब जरा चेक करो, 5 और 4 में कितने का डिफरेंस है बच्चे? 1 का। 5 रेशियो और 4 रेशियो में कितने का डिफरेंस? 1 का। वैसे ही 10 रेशियो और 9 रेशियो में कितने का डिफरेंस बच्चे? 1 का। दोनों में 1-1 का अंतर है। तो ये रेशियो सेटिस्फाई फॉर्म में है बच्चे। जब भी आप एज वाले क्वेश्चन पे काम करें और रेशियो दिया जाए तो इस डिफरेंस को जरूर चेक कर लें। क्यों ऐसा? तो देख लो, 2 लिविंग पर्सन के बीच, जैसे आप और आप अपने भाई को ले लो, तो आपके भाई यदि आपसे बड़े भाई हैं और आपसे 3 साल बड़े हैं, तो यदि वो आपसे आज 3 साल बड़े हैं तो 10 साल बाद आपसे कितने बड़े होंगे? 3 ही साल बड़े होंगे। और आज से 5 साल पहले आपसे कितने बड़े थे वो? 3 साल। तो जो आप दोनों भाइयों का जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा बच्चे? फिक्स रहेगा, वो नहीं बदलता। किसी भी 2 जीवित व्यक्तियों के बीच जो आयु का अंतर है बच्चे वो फिक्स रहता है। नहीं, आपके बड़े भाई यदि आज आपसे 5 साल बड़े हैं तो आज से 10 साल पहले भी आपसे 5 साल बड़े थे और आज से 10 साल बाद भी आपके बड़े भाई आपसे 5 साल ही बड़े होंगे। डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता। तो वही मैंने यहाँ चेक कर लिया, 5 और 4 में 1 का डिफरेंस, 10 और 9 में कितने का बच्चे? 1 का डिफरेंस। अब इस रेशियो पे आगे बढ़ा जा सकता है। तो देखो बच्चे, 4 क्या हुआ? 9 और 5 कितना हुआ? 10। तो 4 से 9 होने का मतलब है कितना इंक्रीज हुआ? 5 रेशियो। यहाँ भी 5 से 10 होने का मतलब कितना इंक्रीज हुआ बच्चे? 5 रेशियो। 5 अनुपात की वृद्धि हो रही है। अब ये जो 5 रेशियो बच्चे किसके इक्वल होना चाहिए? किस एज के इक्वल होगा ये? तो देखो, वर्तमान से 9 वर्ष पहले की बात और वर्तमान से 4 वर्ष के बाद की बात। नहीं, वर्तमान से 9 वर्ष पहले और वर्तमान से 4 वर्ष बाद। तो ये जो दोनों रेशियो है, इस दोनों में कितने का गैप बना? 9 वर्ष पहले जाओ, 4 वर्ष बाद में जाओ, तो वो बच्चे दोनों के बीच का जो गैप है वो 13 वर्ष का हो जाएगा। 9 प्लस में 4 कर देंगे तो 5 रेशियो कितना आया? 13 ईयर्स। समझ पा रहे? ये आपने फाइंड कर लिया। 1 रेशियो फाइंड करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 13/5 और ये कितना देगा? 2.6 ईयर्स। तो जो एक अनुपात है वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग एज निकालते हैं उसके रवि और राम्या की। उस परिवार में सबसे पहले उसी का एज निकाला जाए। तो जो रवि है और प्लस में राम्या है, इन दोनों का एज का सम निकालो बच्चे, कितना होना चाहिए? कब का बच्चे? तो 9 ईयर्स अगो का निकालना हो। तो देखो इन दोनों को, 9 वर्ष पहले 5 और 4 कितना? 9:9 रेशियो था। तो इस 9 रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 2.6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 से। 9 6 54, 4 5 18, 18 5 कितना बचे? 23। तो 23.4 ईयर्स। तो 9 वर्ष पहले जो रवि और राम्या है उनकी आयु का योगफल कितना बचे? 23.4 ईयर्स। समझ पा रहे हैं? अब यदि मैं वर्तमान में लेके चलूं, वर्तमान में लेके आओ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेजेंट में उसके परिवार का मैक्सिमम पॉसिबल एज क्या होने वाला है। तो प्रेजेंट में लेके आओ, वर्तमान में, प्रेजेंट में हम लोग लेके आए इसे। तो प्रेजेंट में क्या होगा बच्चे? तो 23.4 और प्लस में 9 और प्लस में 9। 9 वर्ष पहले की बात है और मुझे वर्तमान में आना है, तो दोनों के एज में 9 वर्ष मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो मैं 18 प्लस करने वाला हूँ। तो 23.4 और प्लस में क्या करें बच्चे? 18। अब यहाँ से देखो कितना आ रहा है? तो 4 8 3 11 और 2 1 3 1 4, 41.4 ईयर। तो वर्तमान में रवि और राम्या, उन दोनों की एज कितनी हुई बच्चे? 41.4 ईयर। समझ पा रहे? अब उसके बच्चों का हम लोग एज फाइंड करेंगे। तो यहां तक आप लोग समझ गए? मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूं यहां। ठीक बच्चे, इसको लिख लिया जाए। तो जो रवि है और जो राम्या है, इन दोनों का प्रेजेंट एज मैंने फाइंड कर लिया है। कितना बचे? तो 41.4 ईयर्स। इट इज 41.4 ईयर्स। समझ गए? अब उनके बच्चों का एज फाइंड करते हैं, क्योंकि परिवार में उनके बच्चे भी तीनों हैं। 3 नहीं 6 बच्चे थे। देखो, तो जो बच्चों का अनुपात होता है, एक तो बच्चे सिंगल है, एकल,
तो एक बच्चा एकल बचे और ट्विंस मतलब एक जुड़वा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था व्यापा में। और तीसरा क्या बचे, तो एक ट्रिपलेट तिड़वा। तो एक जुड़वा, एक तिड़वा और एक एकल। तो कुल मिला कितने बच्चे बचे ट्रिपलेट का मतलब तीन बच्चे एक जैसे एक ही टाइम पे बर्थ हुआ। ट्विंस, दो बच्चों का एक साथ बर्थ हुआ ट्विंस, और यहाँ सिंगल। तो टोटल कितने बचे, 1 प्लस में 2 प्लस में 3, प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6 बचे। तब इनका मैक्सिमम पॉसिबल एज। तो सबसे पहले इनका रेशियो देखो, एज का रेशियो कैसा था बच्चे, कहा गया 2:3:4, 2:3:4 कहा गया। समझ पा रहे हैं। तो मुझे मैक्सिमम एज बनाना था, तो जो सबसे बड़ा बच्चा होगा बच्चे उसको मैं ट्रिपलेट मानता हूँ। नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एज बनाना है, तो जो सबसे बड़ा बच्चा होगा मतलब सबसे पहले किसका बर्थ होना चाहिए मैक्सिमम एज बनाने के लिए, तो ट्रिपलेट का। नहीं, तो ये जो 4 रेशियो बच्चे, इसके लिए अब मुझे ये बताओ, वर्तमान से 9 वर्ष पहले शादी हुई है। नहीं, 9 वर्ष पहले यदि शादी होती है तो वर्तमान में जो उसका सबसे बड़ा बच्चा होगा उसको 8 वर्ष माना जा सकता है। तो उसकी आयु वर्तमान में कितनी होगी उस बच्चे की, तो 9 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो 1 वर्ष का टाइम यदि मान लिया जाए बर्थ होने में, तो जो सबसे बड़ा बच्चा होगा वो 8 वर्ष का होगा। तो ये जो 4 रेशियो बचे, इस 4 रेशियो में कितना आया 8 ईयर्स। समझ पा रहे हैं, जो सबसे बड़ा बच्चा है। लेकिन यहाँ तो 3 बच्चे थे, तो 4 4 4, यहाँ टोटल कितना रेशियो बनने वाला है, कुल कितना बच्चे, एक बच्चे का 4 अनुपात है, तो 3 बच्चे थे यहाँ, तो 3 का कितना होना चाहिए 12 अनुपात। समझ पा रहे हैं। और एक बच्चे का एज कितना है 8 वर्ष, क्योंकि 9 वर्ष पहले शादी हुई थी। अब यहाँ देखो 3 बच्चे थे और सॉरी यहाँ 2 बच्चे हैं और सबका 3 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ टोटल कितना बनेगा बच्चे 6। यहाँ का एज 12 रेशियो, यहाँ का एज कितना होना चाहिए 6 रेशियो, क्योंकि 2 बच्चे थे और यहाँ तो एक ही है एकल है, तो इंटू में 1, तो यहाँ क्या आएगा बच्चे 2 रेशियो। तो टोटल एज का यदि मैं रेशियो फाइंड करूँ तो कितना होगा 12 6 18 2 20, 20 रेशियो। समझ पा रहे, तो कुल 20 अनुपात होना चाहिए एज का। अब जिसमें से 4 अनुपात का मैंने 8 निकाला, 4 अनुपात में 8 वर्ष है, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि 1 अनुपात में कितना वर्ष होगा 2 वर्ष। यस, 1 अनुपात में 2 वर्ष होना चाहिए। 4 अनुपात में 8, तो 1 अनुपात में कितना 2, तो वैसे ही 20 अनुपात में कितना हो जाएगा बच्चे 40 ईयर्स। तो जो सभी बच्चे थे उन सभी बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी 40 ईयर्स। और पेरेंट्स का हम लोगों ने कितना निकाला था बच्चे 41.4। समझ पा रहे। और पूरे फैमिली का कहा गया, तो पूरे फैमिली का फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ये जो पेरेंट्स का एज है उसमें बच्चों की एज को प्लस करना पड़ेगा, इसमें 40 प्लस कर दो। और यदि मैंने 40 प्लस कर दिया तो कितना आएगा बच्चे 81.4 ईयर्स। समझ पा रहे। और ये आंसर फर्स्ट ही आंसर है बच्चे, नहीं पहला आंसर है। हाँ, इसमें एक कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन पे क्लेम किया है कि ये क्वेश्चन सही नहीं है। नहीं, तो उनका जो पॉइंट है मैं उसको भी थोड़ा आपको समझा लूँ। तो इसको पहले समझ लीजिए और देखिए, इसमें एक संभावना और बन सकती है। जैसे 9 वर्ष पहले शादी हुई है तो सबसे बड़े बच्चे को हम लोगों ने 8 वर्ष का माना, तो इसको ऐसा भी माना जा सकता है कि 8 वर्ष 3 महीना। नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो 9 मंथ का ही होता है। तो यदि सिर्फ 9 मंथ्स को माइनस किया जाए, 9 महीने का टाइम यदि सिर्फ माइनस करें 9 वर्ष में से, तो अपने पास कितना आएगा बच्चे 8 वर्ष और 3 महीने। नहीं, तो इसका एक दूसरा ये भी बन सकता था कि जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 8 ईयर्स और 3 मंथ का हो, ऐसा भी संभव है। लेकिन यदि हम इसको लेके फॉलो करें बच्चे, इस 8 ईयर्स और 3 मंथ्स को लेके हम चीज़ों को फाइंड करें, तो फिर हम लोग ऑप्शन लेस हो जाएंगे, फिर एक भी ऑप्शन अपने सपोर्ट में नहीं आएगा, चारों ऑप्शन से हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो यदि इसमें नन ऑफ दीज होता, एक ऑप्शन यदि मान लो अपने पास नन ऑफ दीज होता, तो फिर इसको कंसीडर किया जा सकता था। नन ऑफ दीज तो है नहीं, हमें तो इसी में से आंसर देना है। तो दैट्स वाई जो हम लोगों ने 8 ईयर्स माना है वो सही है। 8 वर्ष, सबसे बड़े बच्चे को 8 वर्ष ही मानना पड़ेगा, 8 वर्ष 3 महीने हम लोग नहीं मानने वाले। और यदि उसको मान ले तो देखो आंसर क्या बदल के आने वाला है। यहाँ बच्चे यदि हम लोग ऐसा मान लें 4 रेशियो में 8 ईयर्स 3 मंथ्स, तो 20 रेशियो में कितना हो जाएगा बच्चे, 4 को यदि मुझे 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 रेशियो हो जाएगा। वैसे ही 8 ईयर 3 मंथ्स को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इतना आने वाला है, दिस विल बी 40 ईयर्स एंड 15 मंथ। नहीं, 5 से गुना करेंगे तो 40 वर्ष और 15 महीने हो जाएंगे। थोड़ा और इस 15 महीने में से 12 महीने को निकाल के 1 साल बना लो तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 41, 40 ईयर्स तो है ही, एक और इसमें ऐड हो जाएगा तो 41 ईयर्स
और 15 महीने था, हम लोगों ने इसमें से 12 निकाले तो 3 महीने रह गए, तो 41 ईयर एंड 3 मंथ, 3 महीने ऐसा होने वाला है। अब इसको अकॉर्डिंग चले तो देखो आंसर क्या आता है। यदि क्वेश्चन आगे ऐसा आए तो फिर ऐसे ही हम लोगों को करना पड़ेगा। तो देखो इस 3 मंथ को फिर से हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे बच्चे? 12 से। तो ये ईयर में चला जाएगा मंथ, काट दो इसको, 3 से 4 हो जाएगा और अपने पास वैल्यू क्या आया बच्चे? 41 एंड 1/4 ईयर। समझ पा रहे? 1/4, 1/4 का मतलब 2.5 होता है, तो 41.25 ईयर। समझ पा रहे हैं? ये मैं दूसरी संभावना से आंसर निकाल रहा हूं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चे? ये अपना आंसर बदल जाएगा, और आंसर बदल के क्या होगा? दूसरा आंसर क्या होगा बच्चे इसमें? तो 41 प्लस में क्या करेंगे? 41.25। समझ पा रहे हो? अब इसको जरा प्लस करो तो कितना आएगा बच्चे? यहाँ से 41.25 हम लोगों ने यहाँ निकाला। यस, दिस विल बी 82.65 ईयर। अब ये अपने ऑप्शन में नहीं है। यदि ऑप्शन में 82.65 होता तो इसे लगाया जा सकता था, लेकिन ये तो है नहीं। तो हमें क्या मान के चलना पड़ेगा बच्चे? जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 8 वर्ष का है, 3 महीना हम लोग उसमें ऐड नहीं करने वाले। समझ गए? आइए हम लोग एक क्वेश्चन और कर लें। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, इस वजह से थोड़ा समझाने में, आप खुद से करोगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बड़े आसानी से कर सकते हो। चलो देखो अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पहले 30 समग्र संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 30 कंपोजिट नंबर। ठीक बच्चे, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चे? फर्स्ट 30 कंपोजिट नंबर, नहीं, फर्स्ट 30 कंपोजिट नंबर, ऐसा कहा गया। प्रथम 30 अभाज्य, नहीं सॉरी, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसमें जो समग्र संख्या कहा गया है ये गूगल ट्रांसलेशन का मिस्टेक है। ठीक है, समग्र नहीं होता, भाज्य संख्या होती है। नहीं तो कंपोजिट का मतलब क्या बच्चे? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या कैसी संख्या होती है? जिसको 2 से अधिक संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो जो कंपोजिट है बच्चे उसके लिए हम लोग कौन सी संख्या यूज करते हैं? भाज्य संख्या यूज करते हैं। तो पहले 30 कंपोजिट का मुझे क्या बताना था? मीडियन। तो देखो मीडियन आता कैसे, पहले जरा मीडियन को समझ लें, मीडियन को। और मैं माध्यिका आपको समझा दूं कि माध्यिका कैसे फाइंड करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। तो जैसे मान लो अपने पास कुछ नंबर्स हैं 3, 5 और 9, ऐसे नंबर है, आपसे पूछे माध्यिका बताओ, तो मीडियन कैसे फाइंड करोगे? मीडियन फाइंड करने का मेथड होता है कि जो बीच वाला नंबर है बच्चे उसे उठा लो। 3 नंबर थे तो मीडियन क्या हो जाएगा? 5। जो माध्यिका है वो क्या मिलने वाला है बच्चे? हमें 5 मिल जाएगा, क्योंकि 3 ही नंबर थे। तो नंबर को पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है, आरोही या अवरोही क्रम में। फिर जो बीच में नंबर बैठता है वही नंबर क्या होता है बच्चे? मीडियन। समझ पा रहे? अब देखो ये तो बच्चे 3 नंबर के लिए। यदि नंबर ज़्यादा हो जाए, अपने पास मान लो ज़्यादा नंबर हो जाए, एक नंबर और बढ़ जाए, 3, 5 और 9 और कितना बचे? 10, ऐसा हो जाए, 3, 5, 9, 10, इस तरह से 4 नंबर आ जाए। अब बीच वाला नंबर ढूंढना तो मुश्किल है, तो जो मीडियन होगा, जो माध्यिका होगा, इस सिचुएशन में कैसे फाइंड होता है बच्चे? तो बीच के एक नहीं, इस बार बीच के मेरे पास 2 नंबर है, 5 और 9। तो मैं इस 5 + 9 को प्लस कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। यदि एक नहीं मिलता है तो फिर दोनों का मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 14/2, इट मीन 7। बात समझ गए? मीडियन कैसे फाइंड होता है? अब देखो यही चीज हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को और हम लोग चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। अपने पास टोटल कितनी संख्या है बच्चे? 30 संख्या है, नहीं 30 संख्या है। अब बीच में यहाँ तो इवन नंबर है, एक संख्या नहीं मिलेगी। नहीं, 30 था, 31 होता तो बीच में मिल जाता एक नंबर। तो यहाँ तो 30 संख्या है, तो यहाँ बीच में हमें 2 संख्याएं मिलेगी। तो कैसे बच्चे? तो देखो 14 संख्या हम लोग इस तरफ रखेंगे और 14 संख्या इस तरफ रख लेते हैं। 14 संख्या लेफ्ट में, 14 संख्या लेफ्ट में और 14 संख्या राइट में हम लोगों ने रख लिया। 14 कितना हुआ बच्चे? 28। 28 नंबर्स आपको मिल गए। अब बीच में 2 नंबर आएगा, तो बीच में कौन सा नंबर आएगा बच्चे? तो 15th एंड 16th। नहीं, 14 यहाँ, फिर बीच में 2 नंबर, बीच में 2 नंबर कौन सा होगा? 15th एंड 16th।
और फिर उसके बाद 14 नंबर। तो मुझे इस 15 और 16 को फाइंड करना था सबसे पहले, और उसको निकाल के फिर प्लस करते हम लोग, और किससे डिवाइड करते बच्चे, 2 से। समझ पा रहे? तो इसमें 30 संख्याएं आपको नहीं लिखनी, 30 कंपोजिट नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 16 तक लिखिए। आपको सिर्फ 16 चाहिए, क्योंकि 16 से बाद का जो नंबर है उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो 15वां और 16वां नंबर चाहिए। 30 में से एवरेज निकालने के लिए 15वें और 16वें का मुझे माध्यिका चाहिए। तो हम लोग बस इतना फाइंड करने वाले हैं। तो 15th और 16th टारगेट है 1 से लेके, मतलब फर्स्ट हम लोग क्या निकालें बच्चे, 16th कंपोजिट नंबर। 1 तो होता नहीं है, तो देखो कैसे करेंगे। सी, अब बच्चे नंबर लिखना हम लोग शुरू करते हैं। तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 से होता है बच्चे। कंपोजिट नंबर की शुरुआत 4 से होती है, सबसे छोटा कंपोजिट 4, फिर 5, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8, 9, 10, 11 नहीं होगा, 12, 13 नहीं होगा, फिर 14 होगा, फिर 15 होगा, फिर 16 होगा, फिर 17 नहीं होगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 19 नहीं होगा, फिर 20 होगा, फिर बच्चे 21 होने वाला है, फिर 22 भी होगा, 23 नहीं होगा लेकिन 24 होने वाला है, फिर 25 होगा, फिर 26 होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। ठीक बच्चे, तो कौन सा नंबर, ऐसे नंबर जिसको हम 2 से ज़्यादा संख्या से भाग दे सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिसको काटने के लिए अपने पास 2 से ज़्यादा संख्या अवेलेबल हो, जैसे 4। इस 4 को हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 4 से और 2 से नहीं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है बच्चे, 4। लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब जरा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नहीं इतना आने वाला है। और हमें क्या चाहिए था बच्चे, 15th और 16th। बच्चे एक नंबर मिस्टेक हो रहा है, देखो 4 5 6 7 8, यस हियर 8 इज मिसिंग। यहाँ 8 भी होना चाहिए, 8 मिसिंग हो रहा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 15th एंड 16th। 15th नंबर कौन सा हुआ बच्चे, 15, और 16th नंबर कौन सा हुआ, 15th 25 है, और 16th क्या बच्चे, 26। तो शुरू के जो 15वें और 16वें नंबर है बच्चे, वो 25 और 26 मिला। और मीडियन माध्यिका हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चे, इन दोनों का सब, यानी कि 25 प्लस में 26 करोगे और बटे में 2, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, 51 अपॉन में 2, और दिस विल बी 25.50। समझ पा रहे? तो कौन सा आंसर इसका होना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग चलें तो दिस विल बी 25.5, फर्स्ट ऑप्शन ही है इसका आंसर। समझ गए? तो आपको कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। ये जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको परेशानी होगी, क्योंकि समग्र संख्या जो है समग्र से नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में कि आप जो मेन कोर वर्ड है उसको समझो। सिर्फ प्योर हिंदी वालों को थोड़ी समस्या हो जाती है, तो समग्र संख्या में आपको समझना पड़ेगा। ठीक बच्चे, जब भी नहीं समझ में आपको क्वेश्चन, तो एक बार इंग्लिश जरूर आप देख लें, और थोड़ा भी इंग्लिश अच्छा हो तो आप चीज़ों को फिर कर सकते हैं। ठीक बच्चे, आज की क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं। और आप आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बच्चे, थैंक यू।